गुड इवनिंग बच्चों, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? अगर क्लियर हो तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। जस्ट अ सेकेंड, जल्दी से बताएं बच्चों, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? और अगर क्लियर है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी को मेरी आवाज आ रही है। आज थोड़ा सेशन जो है वो लेट हो गया, बट ये याद रखिए जो लेक्चर है वो डेली शाम को 5:30 बजे ही आएगा। आज एक्चुअली में आई थिंक आप सबको पता होगा, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी करा था कि एक जूम सेशन है जहां पर हम सभी जो है वो जुड़े हुए थे, और आप में से बहुत सारे बच्चे उस जूम सेशन में आए भी थे। तो इस कारण से जो है वो सेशन लंबा चला, इस कारण से क्लास को थोड़ा सा जो है हमें शिफ्ट करना पड़ा। तो पहले तो बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास में हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन रहेगा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है और इसका विभाजन कैसे है। बेसिकली आज की क्लास में हम निर्माण पर ज्यादा चर्चा करेंगे रादर देन कि उसका विभाजन। हम आज की क्लास में बेसिकली निर्माण वाला सेक्शन जो है वो देखेंगे रादर देन विभाजन, यानी कि हम आज निर्माण पर जो है वो बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है उत्तर का विशाल मैदान बना। ठीक है, देखो आज की क्लास में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे हुआ था इस मैदान का। एक चीज और याद रखो बच्चे कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो चाहिए हो, अब ये पीडीएफ मैं लाइव क्लास में ही बनाता हूं, तो पीडीएफ जो है आपको तभी मिलेगी जब मैंने क्लास में उसे प्लॉट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे प्लॉट कर लूंगा आपको जल्दी ये पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हेलो सर, आप चाहे ना, मैं आपकी तबीयत कैसी है? हाँ भाई, अभी तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। एक्चुअल में मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को इसके कारण थोड़ी सी कर्कश आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वॉइस का मेरा प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं क्लासेस थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है तो थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब हो जाता है कभी कभार। फाइन, बट ट्रूली मैनेजेबल, मतलब सही बात कहूँ तो ये मैनेजेबल है। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं एक बात सच सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस जो ये सीरीज चल रही है इससे मैं ब्रेक करूं। मतलब टोटली आई कैन से कि मैंने कुछ एम से, देखो ऐसा मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ये चर्चा नहीं करना चाहता कि इस सीरीज़ का एम क्या है। बस मैं इतना चाहता हूं कि ये सीरीज़ जब खत्म हो तो वो प्री के पहले, ऑब्वियसली प्री के पहले ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है वो मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। एक्चुअली मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि अभी मैं जिस सेशन से आ रहा हूँ वहाँ पर चर्चा कॉम्प्रिहेंशन पर ही चल रही थी। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एंटरटेन करा था वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड था, तो वही दिमाग में है अभी भी। सो कॉम्प्रिहेंशन ये जो सेक्शन है ये सी सेट वाला पार्ट की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसमें मैं एम कर रहा हूँ कि मैं वो सारे टॉपिक्स टच कर लूँ। और खासकर देखिएगा इस सीरीज़ में मैंने यहाँ लिख रखा है दैट इसमें इन्वायरमेंट अर्थात मैं पर्यावरण भी कवर करूँगा। तो थोड़ा सा फोकस होकर रखिएगा, सीरीज को आगे कंटिन्यू करिएगा। मैं इन्वायरमेंट, याद करो लास्ट क्लास में मैंने हिमालय का पूरा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कवर करा था। तो अगर आप लोग चाहोगे तो आगे अगर आप लोग देखते रहे तो फिर मैं आगे जो है इसमें इन्वायरमेंट भी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी याद रखो कि आज हो गई है 22 तारीख, 24-25 तारीख को इस ऑप्शनल के बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो याद रखो कि ज्योग्राफी से बेहतर ऑप्शन कुछ ही नहीं हो सकता। रफली अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन जो प्री में आएंगे ये ऑप्शन आपका वो क्लियर करा देगा। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे। ठीक है, यहां पर मैं जियोमॉर्फोलॉजी से ही स्टार्ट कर रहा हूं इस बैच को। चलिए, सो बच्चों अगर आप लोग चाहें तो वी कैन स्टार्ट नाउ। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण एग्जैक्टली कैसे हुआ। तो आइए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके निर्माण के लिए अगेन हमें फिर से वही मैप प्लॉट करना होगा जो मैप हमने पहले भी प्लॉट करा है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। हम बात करेंगे उस मैदान के बारे में जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रेडेशनल यानी कि निक्षेपों से बड़ा मैदान है, और वो मैदान जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या को पोषण प्रदान कर रहा है। हम उस मैदान के बारे में बात करेंगे डियर, जिस मैदान के लिए एक समय पर कहा गया था दैट ये प्लेन जो है वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वो एरिया है जो इतनी जनसंख्या को ना केवल उसका भरण पोषण कर पा रहा है, ट्रिमेंडस बात यह है कि यहां पर जो पौराणिक कहानियां हैं वो कहानियां प्रूफ करती हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करूंगा खैर, बट अभी आप लोग इतना जान ले दैट ये प्लेन जो है वो
इसका फॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। देखो मुझे पता है कि हिमालय के बाद आप लोग इसके निर्माण के बारे में ब्रॉडर सेंस से तो जानते हैं, बट डिटेल में आज की क्लास में आप जान जाओगे। चलिए, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारी चर्चा। हमारी चर्चा रहेगी सबसे पहले उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में। चलिए, तो आई थिंक आप सभी को यह बात पता है कि इस मैदान का ब्रॉडर सेंस में निर्माण हुआ कैसे था। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं भाई, दैट हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये इनिशियली पार्ट था बच्चों अफ्रीका का, और ये अफ्रीका का पार्ट जो है वो इधर आकर टकराया, और टकराने के पश्चात जो है वो निर्माण हुआ इस उत्तर के विशाल मैदान का। ठीक है, चलिए, मोटे मोटे तौर पर कहानी तो यही है, ठीक, कि यह प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, और यह हिस्सा आकर कुछ इस तरीके से जो है वो टकरा जाता है हमारे यूरेशियन प्लेट से। यह प्रायद्वीपीय भारत है और इस तरीके से जो है यहां से ये ब्रेक होता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से जाता है और जाने के बाद ये टकराता है। ये कहानी तो आई थिंक सबको पता है। जरा मैं यहां नाम मेंशन कर दूं, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ओके, पेनिनसुलर इंडिया ये है। अब मैं इसे पहले ही लिख देता भाई, बट कोई बात नहीं, प्रायद्वीपीय भारत हम यहां मेंशन कर लेते हैं। 3 बार भारत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलो, तो एक चीज परफेक्ट है कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत और ये ब्रेक होकर कुछ इस दिशा में जो है वो गया था। एक बात तो ये यार, दैट मैं चाहूं तो भाई प्रीवियस क्लास में भी ये डायग्राम प्लॉट हुआ है, क्यों ही मैं आपका समय व्यर्थ कर रहा हूं, बट उसका रीजन है। देखो मुझे यहां प्लॉट करते हुए जब आप देखते हो, जब मैं शेडिंग करता हूं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि वो सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका ध्यान जाता होगा कि यार ये जो प्लॉट कर रहा है ये व्यक्ति इसे प्लॉट कर कैसे रहा है। आप उसे सीखते होंगे और जो डायग्राम मैं जैसा बना रहा हूं आप डेफिनेटली उसको ट्राई करते होंगे। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि एग्जैक्टली मैं जैसा डायग्राम प्लॉट करता हूं बच्चा ना उसे सिंक इन करता है। अगर मैंने किसी डायग्राम में ना बच्चों इस तरीके से 3 पत्तियां बनाई हैं, तो वो भी जो है वो कुछ इसी प्रकार से उस डायग्राम को प्लॉट करेगा, वो भी जो है वो 3 ऐसी लीव्स बनाएगा। ये एक अच्छी चीज है। मेरा कहना यह है कि देखो ये बिल्कुल सत्य है कि यूपीएससी की कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति कॉपी जब चेक करता है ना बच्चे, सर किसने जूम सेशन में आपसे बात की? भाई मैंने जो आप ही के नाम का एक बच्चे का नाम जो दिख रहा है आशु जी, उन्हीं के नाम से एक बच्चे ने जो है वो अभी चर्चा की थी। तो मैं तो अभी जूम सेशन से आ रहा हूँ, लिंक जो है वो था। अगर आप लोग नहीं अटेंड कर पाए हो तो कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा, कुछ समय बाद जो है वो फिर से जूम सेशन होगा, उसमें आइए और उसमें बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। डेफिनेटली हम सब उससे मिलकर जो है एंटरटेन करेंगे। ठीक है, चलो, सो प्रायद्वीपीय भारत और ये उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा में हो रहा है प्रवाह। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है। अब यहां कुछ चीजें पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो ये जो बीच का एरिया दिख रहा है, मैं मानकर चलता हूं कि सभी बच्चों को अब यह याद हो चुका है कि यूरेशियन प्लेट से टकराने के पूर्व इस स्थान पर हमें जो है एक सागर दिखाई देता था और यह सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सी या टेथिस सागर, फाइन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं इसके निर्माण को एक्सप्लेन करूं उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दैट ये जो अफ्रीका से टूटा हुआ भाग था ये आगे जा रहा था और टकराने वाला था यूरेशियन प्लेट से। लेकिन सुनिए ध्यान से, जब ये टकराना शुरू करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है बच्चे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हिस्सा टकराकर इससे जुड़ नहीं जाएगा। यहां ध्यान से सुनिए कि इस ब्रांच में यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? इस स्थान पर बच्चे आपको दिखाई देता है अरावली पर्वत। ठीक है, यह अरावली पर्वत का एरिया। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? राजमहल की पहाड़ियां। यह मैं पहले बता चुका हूं। ओके, अब देखिए जब हम इस डायग्राम को ऐसे देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है दैट प्रायद्वीपीय भारत जो है इस दिशा में गया और यह पोर्शन जाके इनसे टकरा गए। बट बच्चे एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये जो टकराव है ये कैसे हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम को नीचे कर देते हैं और अब देखिएगा जरा ध्यान से। देखो ये प्लेट आपको दिखाई देगी, जरा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूं भाई। देखिए यहां आपको क्या दिखाई देता है? ये पोर्शन आपको दिखाई देता है तिब्बत का पठार, यहां आपको दिखाई देता है हिमालय के पर्वत और ये जाके नीचे यूरेशियन प्लेट जो है ऐसे स्थित है। ठीक, अब जरा फोकस होकर देखिएगा ये टकराव एग्जैक्टली कहां हो रहा है।
ये टकराव हो रहा है इस स्थान पर, यहां जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है, जरा कंसंट्रेशन से देखना, यहां जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशियन प्लेट ऐसे नीचे टकरा रही हैं और इस टकराव के कारण इस एरिया में चट्टानें जो है वो बाहर आ रही हैं, इस एरिया में जो रॉक्स हैं ये बाहर आ रही हैं। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो टकराव है ये बेसिकली नीचे हो रहा है और यहां पर नीचे क्या है, तो यहां नीचे आपको जो है वो दिखाई देगा दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। ठीक, सो यहां दुर्बल मंडल है, जरा डायग्राम दोबारा प्लॉट करें यहां बड़े मैनर में। ठीक है, तो ये देखिए ये हिमालय के पर्वत हैं, यहां बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये प्लेट ऐसे जाकर नीचे एंड होती है और ये पीछे वाला पोर्शन हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहां से हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट स्टार्ट होती है और ये पोर्शन हमें इधर दिखता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये पोर्शन हमें इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब देखो टकराव ना, कोलिजन ना बच्चों, वो इस पॉइंट पर हो रहा है। ठीक, कोलिजन यहां नीचे हो रहा है, इसके कारण रॉक्स ब्रेक हो रही हैं और ब्रेक होकर ये ऊपर आ रही हैं। अब जरा इसे मैं 3D कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, अब इमेजिन करिए कि इस पोर्शन में बच्चों यहां पर था टेथिस सागर। ठीक, इस पोर्शन में, ओके, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, यहां पर था टेथिस सागर और इस टेथिस सागर में, टेथिस सागर या टेथिस सी, इस टेथिस सागर में अब ध्यान से सुनना, प्रायद्वीपीय भारत की और ये देखिए हिमालय की, जैसे टकराव स्टार्ट हुआ हिमालय बनना शुरू हुआ और हिमालय के निर्माण के साथ यहां से उद्गम लेती है नदियां। ठीक, अब ये जो नदियां हैं, इन नदियों में मेनली आपको सुनाई देगा एक नदी का नाम विच इज गंगा, एक नदी का नाम विच इज ब्रह्मपुत्र और एक और नदी का नाम विच इज सिंधु। अब सामान्य रूप से जो है वो यही कहा जाता है कि ये 3 मेजर नदियां थी और इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से टेथिस सागर जो है समय के साथ भर गया, अर्थात हिमालय का निर्माण हुआ। निर्माण होने के पश्चात जो है इससे नदियां उद्गम लेती हैं, उद्गम लेने के पश्चात ये नदियां जो है अपना जल यहां विसर्जित करती हैं और जल विसर्जित करने की क्रिया में ये यहां से अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं, अर्थात सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स ऑफ हिमालयाज, दे यूज्ड टू डिपॉजिट हियर, वो यहां से उद्गम लेने के पश्चात यहां डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट जब होते हैं तो यहां पर जो है एक मैदान का जो है वो निर्माण हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो इस पोर्शन में जो है वो एक मैदान का निर्माण हो जाता है और फिर हमें दिखाई देता है कि इस पोर्शन में कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज कर रहा हूं डायग्राम को, अब इसे हम थोड़ा 3D लुक पे ले आते हैं। ओके, सो ये पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, यहां पर मैदान का जो है वो निर्माण स्टार्ट होता है। ओके, ये पोर्शन जो है वो मैदानी भाग है और यहां पर वो अवसाद जो है वो कुछ इस प्रकार से भर गए हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो उत्तर का विशाल मैदान ये है जो आपको प्रायद्वीपीय भारत और यहां हिमालयाज है इसके बीच में देखने को मिलता है। टेल मी बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक बार इंडिकेट करो, तो मैं इस कहानी के पीछे का आपको एक मिथ दूर करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कहां एग्जैक्टली आप गलती कर गए हो। यह कहानी तो है बिल्कुल सही कि हुआ तो ऐसा ही है, पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक टिल्ट है, और वो क्या टिल्ट है मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। यह है वृहद हिमालय, दिस वन इज वृहद हिमालय, यह है लघु हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यह है शिवालिक एरिया। ठीक है, दिस वन इज शिवालिक क्षेत्र, और यहां टेथिस सागर था, और ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है भाई प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि पेनिनसुलर इंडिया। अब यहां पर क्या एक बीच में हम गलती कर रहे हैं, आइए मैं उस गलती को आपको समझाता हूं। ठीक है, शांतिपूर्वक देखना। क्यों यूपीएससी जो है वो विद्यार्थी को अंक नहीं देता, उसका कारण आप अभी समझ जाओगे। जब हम कहते हैं कि भाई उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो है वो उन नदियों ने लाकर अवसाद से करा है जो नदियां हमें आज दिखाई देती हैं, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कभी आपने नक्शे पर बच्चों देखा है
डायग्राम जब आप देखोगे उत्तर के विशाल मैदान का, तो आप एक बात नोटिस करोगे, वो बात यह है कि भाई उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में हम जरूर ये कह रहे हैं कि इसका निर्माण जो है वो हिमालय से आने वाली नदियों ने करा है, लेकिन जिन नदियों का नाम हम ले रहे हैं, जब हम उसे नक्शे पर देखेंगे तो आप एक बात नोटिस करोगे कि ये जो नदियां हैं जो इस समय आपको दिखाई देती, जरा इस डायग्राम को यहां से हटा देते हैं, जो नदियां आज आपको दिखाई देती हैं इस क्षेत्र में, डियर, ये नदियां इतनी बड़ी नहीं है कि ये इस बड़े से मैदान का निर्माण कर सकें। एक बार आप उत्तर के विशाल मैदान को ध्यान से देखिएगा, आप एक बात नोटिस कर पाओगे दैट इस मैदान में बहने वाली जो नदी है उसका आकार इस मैदान के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। गंगा नदी नो डाउट एक ह्यूज माइटी रिवर है, लेकिन इस बात को भी नोटिस करा जाए कि यह नदी का आकार जो है इस मैदान के कंपैरिजन में काफी छोटा है। फिर कैसे पॉसिबल है कि जो नदी आज हमें इतनी छोटी दिखाई दे रही है कंपैरेटिवली इस मैदान की चौड़ाई के बजाय, मतलब मेरा कंपैरिजन जो है इस मैदान की चौड़ाई से है, यह कैसे पॉसिबल है कि इतना अवसाद यहां ला सकती है? तो अब जरा ध्यान से सुनना, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। मैं ये कहने वाला हूं कि रियलिटी में नो डाउट कि इस मैदान का निर्माण जो है वो इन्हीं 3 नदियों ने करा है, लेकिन इन 3 नदियों ने ऐसे नहीं करा है जैसा हम समझ रहे हैं। वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता यह है कि इस स्थान पर जब प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा, अब कॉन्सेंट्रेशन, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन राइट हियर ओनली, ध्यान से सुनना एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जब यह मैदान आगे बढ़ा, यह प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यहां पर ट्रांस हिमालय बना, हिमालय नहीं बना है अभी, ट्रांस हिमालय बना है, ठीक। तब के समय यहां एक माइटी रिवर थी, एक विशालकाय नदी थी, और उस विशालकाय नदी का नाम क्या था? तो याद रखिए, इस नदी का नाम था बेसिकली अ रिवर कॉल्ड इंडो शिवालिक नदी। फाइन, यहां एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था इंडो शिवालिक नदी, और यह नदी कितनी बड़ी थी? तो ध्यान से सुनना, इस नदी के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इसका उद्गम बच्चे होता था इस एरिया से। यह एरिया आज का असम है, मतलब असम के आसपास जो है इसका उद्गम होता था, और उद्गम के पश्चात यह कहां जाती थी? तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये अभी के समय पंजाब का जो है वो सिंध वाला एरिया है। अर्थात एक माइटी रिवर हुआ करती थी, एक विशालकाय नदी हुआ करती थी, और इस नदी का नाम था इंडो शिवालिक नदी। फाइन, और ये इंडो शिवालिक नदी जो है वो असम के एरिया से उद्गम लेती थी, और उद्गम लेने के पश्चात ये पाकिस्तान के सिंध की तरफ प्रवाहित होती थी, और पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान पार करते हुए ये सिंध के इलाके में जो है अपना जल विसर्जित करती थी टेथिस सागर में। और वास्तविकता यह है और वास्तविकता यह है कि यह इतनी बड़ी नदी थी कि इसके द्वारा लाया गया अवसाद जो है वो टेथिस सागर में जमा होता गया, और इस नदी के सामने समय के साथ जो है वो धीरे धीरे करके उत्थान लेता है एक दूसरा पर्वत, एंड दैट माउंटेन इज कॉल्ड एज ग्रेट हिमालयाज। अर्थात जब इंडो शिवालिक नदी थी तब यहां पर मुख्य हिमालय नहीं था, तब यह नदी जो है इस एरिया का अपर्दन करती थी, और अपर्दन के पश्चात यहां अपना जल विसर्जित करती थी। समय के साथ जब जल विसर्जित होता गया तो इस जगह पर जो है अवसाद भरते गए, और अवसाद भरने की क्रिया के दौरान ही हमें यहां पर बीच में जो है हिमालय की चोटियों का उत्थान दिखाई देता है। और जब यह हिमालय की चोटियों का उत्थान होता है तो डियर, ये जो इंडो शिवालिक नदी है यह समय के साथ 3 धाराओं में विभाजित हो जाती है। अर्थात आप जिस नदी के बारे में सोचते हैं दैट एक हुगली नदी है, जिसके किनारे वर्ल्ड के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक कलकत्ता है, वो एक धारा है गंगा की। अब सोचिए गंगा कितनी बड़ी है, और अब इमेजिन करिए कि वो गंगा जो केवल एक धारा है एक नदी की, ये कितनी बड़ी रही होगी। सो देयर वॉज अ माइटी रिवर, एक विशालकाय नदी थी इंडो शिवालिक नाम से, असम के एरिया से उद्गम लेती थी, और बहते हुए जो है ये सिंध के इलाके तक पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान पार करते हुए अपना जल विसर्जित करती थी टेथिस सागर में। और यह नदी के द्वारा लाया गया अवसाद था जो आज जो है वो इस एरिया में हमें दिखाई पड़ता है। फर्स्ट कंसेप्ट इज दिस, मतलब इस नदी का निर्माण, इस मैदान का निर्माण आज एक्सिस्टिंग रिवर्स से बड़ी एक नदी ने करा है। एक नदी तो यह है। अब सुनिए दूसरी नदी का नाम। दूसरी एक और नदी थी, जी हां, आई नो आप में से कुछ लोग लिख रहे थे कि सर इंडो शिवालिक ने करा, ये तो आपने हिमालय में बताया था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक और नदी कंट्रीब्यूट करती है बच्चे, और वो एक और नदी कौन सी है? देन एक और नदी इज कॉल्ड एज विंध्य नदी। विंध्य नदी या विंध्य रिवर, ठीक। अब ये जो विंध्य नदी थी ये कहां बहती थी? तो जरा ध्यान से देखना, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं। आज के समय आपको
जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये मत कहिएगा बच्चे कि सर प्रायद्वीपीय भारत इधर से ऊपर कैसे आ गया। फाइन, तो ये तो केवल मैं डायग्राम के लिए बना रहा हूं। फाइन, ये डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं ताकि मैं ऊपर समझा सकूं। ठीक, सो ये प्रायद्वीपीय भारत है एक्चुअल में, और ये सब शेडिंग वगैरह जो है आप लोग सीखते जाइए। ठीक है, मतलब पूरा फायदा उठाइए, सीखते जाइए शेडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहां जरा ध्यान से देखना, आप एक बात पाओगे दैट आपको जो नदी दिखाई दे रही है शिवालिक, वो उस तरफ है, लेकिन एक और नदी है यहां पर हुआ करती थी ये नदी। और इस नदी के बारे में हमें पता है इतना दैट ये नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से विसर्पण करती थी इस एरिया में। ओके, ऐसे विसर्पण अर्थात ऐसे मिएंडर करते हुए जो है वो यहां बहती थी, और इस नदी का नाम है विंध्य नदी। और यह भी एक विशालकाय नदी थी जो प्रायद्वीपीय भारत में पहले बहती थी। इसका एग्जैक्ट कोर्स हमें नहीं पता कि ये कहां से आती थी और किधर को जाती थी, बट ये थी, ये हमें अच्छे से पता है। अब ये थी कैसे पता है तो सुनना, द थिंग इज जो विंध्य नदी है, इस नदी की घाटी आज भी है, और यह घाटी के अंदर आज के समय प्रायद्वीपीय भारत की 3 बड़ी नदियां बहती हैं। और वो 3 बड़ी नदियां कौन सी हैं? वो 3 बड़ी नदियां हैं, द थिंग इज गोदावरी, अगली नदी है इज कृष्णा, और एक और नदी है इज कावेरी। सो कहानी अब यह है कि जिस उत्तर के विशाल मैदान को हम ये कहते हैं कि उसका निर्माण जो है वो हिमालय से आई हुई नदियां और कुछ प्रायद्वीपीय भारत से आई हुई नदियों से हुआ है, ये एग्जैक्टली सही नहीं है। निर्माण तो इन्हीं ने करा है, पर इनसे पहले एक नदी थी जिनके स्थान पर आज ये दिख रही हैं। वो नदियां कौन सी थी? वो एक थी इंडो शिवालिक नदी जिसकी 3 धाराएं गंगा ब्रह्मपुत्र के रूप में है, और एक थी विंध्य नदी जिसका घाटी में आज के समय हमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दिखती है। अब इसी घाटी का स्लोप समय के साथ चेंज हुआ है, इसलिए जो है वो ये इस दिशा में बहती हैं, पर पहले ये हुआ करती थी जो इस दिशा में जाया करती थी। ठीक है, सो अब हम यहां पर इस डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं दैट ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत के साइड से हमें दिखती है आज के समय जो रिवर्स हैं वो। तो देखो पुरानी रिवर्स यहां दिख रही हैं। पुरानी रिवर्स में कौन कौन सा आया, जल्दी से रिपीट कर लो, इंडो शिवालिक नदी और विंध्य नदी, ये पुराना सिस्टम। ठीक, ओल्ड फॉर्मेट। आज के समय हमें कौन सी नदी दिखती है? तो देखो इधर आ जाओ, आज के समय हमें प्रायद्वीपीय भारत के साइड से जो नदियां दिखाई देती हैं, इसमें हमें मिलेगा चंबल, इसमें हमें मिलेगा बच्चे सिंध, जस्ट अ सेकेंड, यहां हमें दिखेगा चंबल, फिर दिखाई देगा हमें सिंध, फिर केन, देन बेतवा, देन सोन, ध्यान से देखिएगा, देन सोन। ये मेजर रिवर्स हैं जो आज प्रायद्वीपीय भारत के साइड से चलते हुए उत्तर के विशाल मैदान में जाती हैं। और हिमालय के साइड से आज के समय हमें कौन कौन सी नदियां दिखती हैं? तो देखो हिमालय के साइड से हमें जो है वो मेजर 3 नदियां और इनकी सहायक नदियां दिखती हैं। वो 3 नदियां आई थिंक आपको पता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इस सिंधु। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सो ये 3 नदियां इस तरफ से, ये 3 नदियां इस तरफ से आती हैं, यहां अपना अवसाद जमा करती हैं और इस मैदान का निर्माण करती हैं। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने इस क्षेत्र में ड्रिल करना स्टार्ट करा, खोदना स्टार्ट करा, तो आपको खोदने पर ना बच्चे, यहां खोदोगे तो सिर्फ 8 या 10 फीट के नीचे एकदम कठोर चट्टानें मिलेंगी। इधर पर खुदाई करोगे तो एक चीज परफेक्ट है, आप 1600 मीटर तक खोदते जाइए, आपको केवल और केवल अवसाद ही अवसाद मिलेगा। यह दिखाता है कि अंदर तक यह पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। मैदान जो है वो एकदम अंदर तक सिर्फ और सिर्फ अवसादों से बना है। अर्थात इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ इस गहराई में जाते जाइए, आपको केवल और केवल और केवल अवसाद मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। अब देखो मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूं। क्या आपने ये अवधारणा या ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक समुद्र मंथन जो है वो हुआ करता था। फाइन, एक एग्जिस्टिंग समुद्र मंथन था, और उस समुद्र मंथन में जो है वो एक पर्वत का यूज करा गया था। उस पर्वत का नाम था मेनु मंदार पर्वत। फाइन, उसको जो है वो देवताओं ने मथनी की तरह उपयोग करा था, और समुद्र का मंथन करके जो है वो अमृत और विष निकाला था। हमें उस कहानी की तरफ नहीं जाना है, लेकिन जरा नोटिस करना, जिस पर्वत की बात हो रही है
वो पर्वत आज के समय बिहार वाले एरिया में है, और वो जो है वो इसी मैदान में है जहां पहले सागर था। ठीक है, सो बाकी हमें तो वैज्ञानिक ही रहना है, पर मैंने आपको बताया कि देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन रिलीजन, हर धर्म के साथ। मतलब मैं आपको हर एक रिलीजन के बारे में बता दूं, ईच एंड एवरी रिलीजन, जितने भी रिलीजन है उनका उनके ज्योग्राफी के साथ प्रॉपर कनेक्शन है। मतलब जो भी मान्यताएं हैं वो भूगोल के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है, और ये मैं कोई व्हाट्सएप से पढ़कर नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अगर आप मुझसे डिबेट करें तो मैं शायद बहुत सारे रिलीजन के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उसके भूगोल से कनेक्शन बता सकता हूं। फाइन, सो देखिए ये आपको दिखाई देगा टेथिस वाला पार्ट, जो कि आज के समय है उत्तर का मैदान। अब सुने कुछ चीजें, अब आपको लगेगा सर ये लो, आपने लिखा था कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण बताओगे, और लीजिए आपने बता दिया, खेल खत्म, क्लास ओवर। बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टिल्ट हैं। जरा फोकस होकर सुनिएगा, मैं बहुत सारी चीजें अब इसमें ऐड करने वाला हूं। ये तो हुआ सिर्फ बेसिक बातें, अब चलिए कुछ एडवांस बातें करते हैं इस मैदान के बारे में। ठीक है, शुरू करा जाए। देखो, पहली बात तो ये दैट जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है उत्तर के विशाल मैदान के रूप में, इस मैदान की सबसे पहली विशेषता तो बच्चे ये है कि यह मैदान विश्व का सबसे बड़ा, नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा, यह मैदान विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा मैदान है? एक शब्द यूज कर रहा हूं, हिंदी में इसे कहा जाता है निक्षेपणात्मक मैदान। ठीक, निक्षेपणात्मक, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेडेशनल, एग्रेडेशनल प्लेन। सो यह विश्व का सबसे बड़ा एग्रेडेशनल प्लेन है। एग्रेडेशनल प्लेन का मतलब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अवसाद से ही बना है। ठीक है, डन। अब इससे क्या क्या चीजें आप समझते हो? तो देखो, मैंने कहा था क्लास की शुरुआत में, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वाटर ड्रॉप इफेक्ट में। वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है एक पॉइंट पकड़ेंगे और उसके साथ उसकी गहराई में जाते जाएंगे। ठीक है, डन। तो देखो, आपको यह मैदान मिलता है निक्षेपणात्मक। इससे आप सबसे पहली बात क्या समझते हो? सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि यह अवसाद से बना है, इसलिए जब बारिश होगी तो बारिश का पानी इस मैदान से होते हुए जमीन के अंदर जाएगा, और जब यह पानी जमीन के अंदर जाएगा तो यहां पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है, अर्थात भूमिगत जल का स्तर है, यह उच्च होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस एरिया में उच्च ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता होगी। और जब भी कभी भूमिगत जल पर्याप्त होता है तो यह याद रखना कि यहां पर जो सिंचाई है वो कैसी होगी? जो सिंचाई होगी वो होगी ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से सिंचाई, या फिर यह सिंचाई होगी नहर द्वारा सिंचाई, नहर द्वारा। अब यह प्रश्न आता है कि ट्यूबवेल द्वारा और नहर द्वारा क्यों? तो सिंपल सी बात है यार, अगर मैदान बना है सिर्फ और सिर्फ अवसाद के निक्षेपण से, तो यह याद रखना कि उस जमीन में जब आप ड्रिल करोगे तो बहुत जल्दी ही आपको जमीन के अंदर जो है वो पानी मिलने लगेगा, और जैसे ही जमीन के अंदर पानी मिलेगा आप उसे सिंचाई कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि आप इस मैदान को खोदना शुरू करिए, बहुत आसानी से आप इसमें खुदाई कर पाओगे, आपको नीचे बहुत कठोर चट्टानें नहीं मिलेंगी, और इस कारण जो है आप इस मैदान की खुदाई करते हुए आसानी से नहर का निर्माण कर सकते हो। तो याद रखिए कि उत्तर के विशाल मैदान में आपको ट्यूबवेल इरिगेशन और नहर द्वारा अर्थात कैनाल इरिगेशन दिखता है। ठीक, डन, क्लियर। दूसरी बात है कि यह मैदान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरा स्टेटमेंट, विश्व का सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि के रूप में भी यह जाना जाता है। इस पे कुछ बच्चे जो है जरूर कमेंट करेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि जो है वो प्रेरी का मैदान है। ठीक, प्रेरी का मैदान है, लेकिन यहां ध्यान से सुनो, यह प्रेरी का मैदान आज के समय जो है वो कृषि के लिए ज्यादा उपयोग नहीं होता। कृषि के बजाय आज के समय इसमें औद्योगिक इकाइयां ज्यादा स्टैब्लिश हो चुकी हैं। मतलब कृषि योग्य तो है, लेकिन कृषि योग्य होने के बाद क्या वहां कृषि हो रही है? आंसर इज नो। सो एक सबसे बड़ा कृषि योग्य मैदान जिसमें आज भी कृषि हो रही है वो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। सो दूसरी एक बात
दैट उत्तर का विशाल मैदान एग्रेडेशनल भी है, साथ में कृषि योग्य भी है, और इस कृषि योग्य के लिए एक वर्ड यूज होता है एरेबल। ये एरेबल प्लेन भी है। मैं ये इंग्लिश वर्ड क्यों बता रहा हूं, तो याद रखना कई बार कृषि योग्य से जो है वो थोड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। कृषि योग्य भूमि जिसमें कृषि हो रही है उससे एरेबल कहा जाता है। तो ये इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखे रहोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। निक्षेपणात्मक का तो ठीक है, निक्षेपणात्मक ही होता है। एरेबल आप एग्रेडेशनल आपको याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये एरेबल जरूर याद रखना, ARABAL, ठीक है, BLE एरेबल। फाइन, चलिए दूसरी बात ध्यान से सुनना, दैट ये जो मैदान है, ठीक है, इस मैदान की दूसरी एक और विशेषता यह है कि इसका जो चौड़ाई है, यहां ध्यान से देखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है ये जो है वो सबसे ज्यादा कहां है, तो इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा बच्चे पश्चिमी भाग में है। देखो कुछ बेसिक बातें जान लो फिर मैं इसका एडवांस बताता हूं। चौड़ाई सबसे ज्यादा पश्चिमी भाग में, और जैसे जैसे आप पूर्वी भाग की तरफ बढ़ोगे इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। मतलब सबसे ज्यादा चौड़ा कहां पर है, पश्चिमी भाग में, और जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। अब यहां देखो, मैं यहां नक्शा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं मानकर चलता हूं बच्चे कि आप लोग ना इस सेशन का पूरा उपयोग करोगे। देखिए मैं आपके सामने लाइव प्लॉट कर रहा हूं। यह है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यह हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा। यहां से चलते हुए जाओगे तो ये राजस्थान का एरिया, ये पोर्शन, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन। ठीक, सो ये हमारा भारत है। और भारत में आप देखिए, अब मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये पोर्शन है उत्तर का मैदान। जी हां, राजस्थान वाला एरिया से होते हुए हम जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इस मैदान की चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी। और देखिए पूर्व की तरफ ये कम चौड़ा है। सो मेक श्योर कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाने पर इस मैदान की चौड़ाई जो है वो घटती जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वेस्टर्न पार्ट सबसे ज्यादा चौड़ा और ईस्टर्न पार्ट सबसे ज्यादा संकीर्ण है। ठीक है, इसके सबसे पूर्वी भाग में कौन सा हिस्सा आता है, तो याद रखना बच्चे, इसका पूर्वी भाग में आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और इसके पश्चिमी भाग में कौन सा मैदान आता है, तो इसका सबसे पश्चिमी भाग जनरली बच्चे को लगता है पंजाब का मैदान है, पर याद रखना इसका सबसे पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान नहीं है। इसका सबसे पश्चिमी भाग जो है वो राजस्थान का मैदान है, लेकिन भारत के अंदर। पाकिस्तान चले जाओगे तो पाकिस्तान में फिर है, ठीक है। सो भारत के अंदर जो है वो राजस्थान का मैदान है। अब सुनना एक बात और, कई लोग जो है वो भारत का जब भू आकृतिक विभाजन करने कहा जाता है तो वो मुझसे कहते हैं कि सर आप ना एक डायग्राम बनाना भूल गए। कौन सा डायग्राम बनाना भूल गए? आप भूल गए राजस्थान का मरुस्थल बनाना। देखो ये ना सबसे बड़ी गलती है। ये याद रखो कि एग्जामिनर ना कुछ चीजों से बच्चे का अंदाज लगा लेता है कि ये बच्चा जो है वो कितना पढ़ा है। जब पढ़ो क्लियरिटी से पढ़ो, आपको पता हो कि जो आप लिख रहे हो वो 100% राइट, क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड और मेटल हार्ड है। एक बात याद रखो, आपने बोला है भारत का भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक विभाजन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है भू सतह का विभाजन। आप भू सतह का विभाजन नहीं कर रहे हो कि जमीन पर क्या क्या है उसके आधार पर विभाजन। यह याद रखना कि भू आकृतिक रूप से जो हमारे राजस्थान का एरिया है, जो मरुस्थलीकृत दिखाई देता है, यह कुछ और नहीं है, यह उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है। हमारे उत्तर के विशाल मैदान में जो गुणधर्म है वो सारे गुणधर्म राजस्थान के अंदर है, बट यह मरुस्थल है। और यह मरुस्थल क्यों है, तो इसके मरुस्थल होने का जो है सबसे बड़ा कारण है अरावली। यह भी याद रखो कि आजकल ना ज्योग्राफी ऐसे पढ़ पढ़ के यूट्यूब वगैरह से, शॉर्ट वगैरह से ऐसा कुछ भी देखा और फिर अंदाज लगा लिया, दैट हमने पढ़ लिया कि भाई मरुस्थलों का निर्माण जो है महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में होता है क्योंकि वहां ठंडी जलधारा आती है और इस कारण से मरुस्थल बन जाते हैं। और साक्षात बच्चे को दिखाई दे गया कि ये देखो भाई, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है या हमारा टोटल भारत है, उसके पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, हमारे इस भाग में ठंडी जलधारा नहीं आती है। यह याद रखो, भारत के चारों तरफ गर्म जलधाराएं हैं। जी हां, भारत के पश्चिमी भाग में कोई ठंडी जलधारा नहीं आती जो यहां मरुस्थल का निर्माण करे। यह याद रखिए कि भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल ठंडी जलधारा के कारण नहीं, अरावली के कारण है। केवल अरावली ऐसा सीधा ना होकर ऐसा होता,
जरा मैं आपको एक रफ डायग्राम में समझाऊं तो देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। खैर मैं आगे इससे जो है वो डिटेल करूंगा इसके बारे में जब मैं भारत की जलवायु आपको पढ़ाऊंगा। ये हिमालय है, ठीक है, और ये अरावली है। अब देखो जरा, ये अरावली, ये विंध्य, ये सतपुड़ा, ये विंध्य, ये सतपुड़ा, ये अरावली, ठीक। तो होता पता है क्या है बच्चों, देखिए ये आती है यहां से हमारे मॉनसून की पवनें, और जब ये आती है ना तो ध्यान से देखना, ये पवनें भारत में जब प्रवेश करती हैं तो इसे पश्चिमी घाट रोकता है। ये आ रही है, पश्चिमी घाट ने रोका, सतपुड़ा ने रोका, विंध्य ने रोका, हिमालय ने रोका, और जिस जिस पर्वत ने इसे रोका उस पर्वत के सामने जो है इसने वर्षा कराई। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर, ये देखो, ये है पर्वत और ये है डायग्राम, ठीक। हवा आई, हवा आने पर पर्वत की ढाल के अनुसार जो है ये चढ़ना शुरू करती है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वेग उसका जो है तापमान कम होता है। तापमान कम होने पर संघनन की क्रिया होती है, उसके अंदर की जलवाष्प मेघ में बदलती है और बारिश होती है। सो जिस डायरेक्शन से हवा आई, पर्वत के दूसरे तरफ उसमें जो है वो उसी तरफ जो है वहां बारिश होती है। अब देखो, इधर से हवा चलना शुरू हुई, बीच में पर्वत ने रोका, बारिश करा दी, यहां रोका, बारिश करा दी। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज दिस कि जो अरावली आपको दिखाई दे रहा है, ये अरावली इन हवाओं के समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, और जब ये पैरेलल हो जाता है तो इस कारण से जो है वो ये राजस्थान के एरिया में उसे वर्षा नहीं कराने देता। सो हवाएं अरावली के बाजू से निकल जाती हैं, अरावली उन्हें नहीं रोकता, इसलिए वहां मरुस्थल बनता है। और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट याद रखना, क्या परिभाषा होती है किसी मरुस्थल की? तो परिभाषा होती है वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, इस पे कुछ उग नहीं रहा है, तो इसे जो है वो मरुस्थल कहेंगे। एक सिंपल सी डेफिनेशन, दैट वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। जहां कुछ उगता नहीं है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। और कहां कुछ नहीं उगता? उगता वहां नहीं है जहां बारिश नहीं होती। तो जहां बारिश नहीं होगी वहां कुछ उगेगा नहीं, और जहां कुछ उगेगा नहीं वहां पर हवा के वेग को रोकने के लिए वनस्पतियां नहीं हैं, ठीक। अर्थात हवा रुकती क्यों है? हवा चल रही है, हवा रुकती क्यों है? क्योंकि उसे रोकने के लिए वहां पेड़ पौधे होते हैं, और जब पेड़ पौधे नहीं होते तो हवा का वेग ज्यादा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कंट्री साइड जाओ तो वहां पर खेत बने होते हैं, और वहां देखिएगा तेजी से हवाएं चलती हैं। वहां तेजी से हवाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि वहां की सारी वनस्पति काट दी गई है और जमीन को सपाट कर दिया गया है। तो अब यहां ध्यान से सुनो, जहां बारिश नहीं हुई वहां कुछ उगा नहीं, जहां कुछ उगा नहीं वहां पर हवा का वेग ज्यादा हुआ, और जब हवा का वेग ज्यादा होगा तो याद रखिएगा कि हवा अपने साथ मिट्टी उड़ाएगी, अर्थात मिट्टी का अपरदन करेगी। और जब ये मिट्टी उड़ाएगी अपने साथ तो ये उस क्रिया के दौरान जो भारी कण है उसे पहले, जब जैसे हवा का वेग थोड़ा कम होगा, ये भारी कण छोड़ेगी और धूल को और आगे ले जाएगी, और फिर एक जगह धूल छोड़ेगी। तो समय के साथ उस स्थान पे हवा का वेग ज्यादा होने से हवा जो है वो मिट्टी को उड़ाती है, और एक जगह जो है धूल का ढेर लगाती है, एक जगह जो है रेत का ढेर लगाती है, और इसी कारण मिट्टी का ऐसा दो अलग अलग भाग से बना हुआ क्षेत्र दिखता है जिसे आप रेत का समुंदर अर्थात रेगिस्तान और धूल का मैदान कहते हो। धूल के मैदान के बारे में आगे चर्चा करूंगा, ये लोएस कहलाता है। राजस्थान में श्रीगंगानगर एरिया है वो धूल का मैदान है, और धूल बिल्कुल बारीक अवसाद होती है। अगर आप इसमें पानी डाल दो तो ये बिल्कुल उतना ही उपजाऊ है जैसे अन्य क्षेत्र है, और इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है हरित क्रांति के समय जितना प्रोडक्शन पंजाब के किसी जिले ने करा होगा उतना ही प्रोडक्शन राजस्थान के भी एक जिले ने करा था, उसका नाम था श्रीगंगानगर। कारण सिंपल सा है, हमने जो है वो नहर के द्वारा पानी पहुंचा दिया श्रीगंगानगर तक, और श्रीगंगानगर अवसाद धूल से बना हुआ मैदान था, उपज हुई और हरित क्रांति में मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ। बट इसे थोड़ा सा छोड़ दें तो इतनी बात समझो दैट किसी भी एरिया में मरुस्थल क्यों बनता है, तो वहां पर मरुस्थल इसलिए बनता है क्योंकि हवा वहां पर तेज गति से चलती है, और हवा तेज गति से वहां क्यों चलती है? क्योंकि वहां उसकी गति को रोकने के लिए कोई वनस्पति नहीं है। पॉइंट क्लियर है? और हम इसे भूआकृतिक रूप से अलग क्यों नहीं बनाते? हम इसे भूआकृतिक रूप से अलग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि डियर, अगर हमने इसे अलग बनाया तो हम यह कहना चाहते हैं कि इस मैदान का निर्माण जो है वो किसी और क्रिया से हुआ है। अरे भाई, किसी और क्रिया से नहीं, इसी क्रिया से हुआ है। जिस क्रिया के कारण यूपी का मैदान बना है, जिसके कारण बिहार का मैदान बना है, उसी के कारण राजस्थान का मैदान बना है।
बस जो रेत हमें दिख रही है वो रेत वास्तविकता में हवा की गति के कारण निर्मित है। ठीक है, डन। सो एक दूसरा डायमेंशन दैट ये जो है कृषि योग्य भूमि है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, इसकी चौड़ाई पूर्व में कम है। डन। चलिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। मैं मानकर चलता हूं कि यहां तक की कहानी सबको समझ में आ चुकी है। अब जरा नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है इसकी ऊंचाई, और अब यहां पर ना बड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं एकदम कंसंट्रेशन से अगर कोई बच्चा सुनेगा तो अभी जस्ट उसका दिमाग जो है ऐसा ब्लिंक करेगा। ठीक है, डन। चलो अब सुनो, देखो इस मैदान की जो ऊंचाई है बच्चों, ये ऊंचाई जो है इसकी औसत है केवल और केवल 200 मीटर। ठीक, कितनी ऊंचाई है इसकी? 200 मीटर। अब इसकी जो ऊंचाई 200 मीटर है, इसमें अचानक से बच्चे वृद्धि हो जाती है। और कितने की वृद्धि होती है? 100 मीटर की। ठीक, मतलब 100 मीटर जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी ऊंचाई 100 मीटर कैसे बढ़ गई और क्यों बढ़ गई? चलो अब इसका उत्तर देते हैं। पहले तो मैं स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जो है वो इस स्लाइड के एक भाग, अब देखो ये वाली स्लाइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड है। अब मैं दूसरी स्लाइड सेम यही वाली रख रहा हूं और इसका कुछ पोर्शन मिटा रहा हूं। तो ये मत समझना कि सर आप लिखा हुआ मिटाते जा रहे हो, तो डोंट वरी, वो जो लिखा है वाली स्लाइड सुरक्षित है, बस एक हिस्सा इसका हटा रहा हूं मैं। ठीक, कौन सा हिस्सा है? तो यही वाला हिस्सा जो है हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये वाला हिस्सा। चलो अब आओ जरा दूसरा डायमेंशन देखो। खुश, दूसरा डायमेंशन क्या है? तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं, इसकी ऊंचाई वाले डायमेंशन को। इस नक्शे को जो है हम इधर ले आते हैं, क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो ये डिजिटल एजुकेशन का बहुत बढ़िया फायदा है कि मैं जो है वो चीजों को ऐसे आगे पीछे कर सकता हूं, अदरवाइज हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती बार बार चीजों को लिखने में। अब यह प्रश्न आता है कि हमारे उत्तर के विशाल मैदान की ऊंचाई सडनली क्यों बढ़ती है? तो पहले देखो कहां बढ़ती है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर पीडीएफ कहां मिलेगी? बच्चे ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी हट जाऊंगा, आराम से देख लेना। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइएगा। यही मुखारविंद जो है वो बना हुआ है, तो उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नई पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगला डायमेंशन। अगला डायमेंशन ये है कि हमारे उत्तर के विशाल मैदान की ऊंचाई जो है वो सामान्य रूप से बढ़ती है। सर क्या आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगे? हाँ अंकित जी, बिल्कुल फरमाएंगे, लेकिन आप जरा अपनी बात को दोबारा लिख दीजिए तो हम जो है वो गौर फरमा ले हैं। सर तेती सागर के अवसाद के कारण हिमालय का उठना, जिससे अरावली की ऊंचाई का बढ़ना। नहीं बच्चे, अरावली की नहीं, हिमालय की ऊंचाई का बढ़ना। अरावली की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। यहां पर एक नोटिसेबल बात है। क्या नोटिसेबल बात है? दैट ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा उत्तर के विशाल मैदान के परिप्रेक्ष्य में। यहां एक क्षेत्र है, इसका नाम है अंबाला। यह आता है हरियाणा के पास, हरियाणा में। यह है अंबाला, यह आता है हरियाणा में। और यह है सहारनपुर, और ये जो सहारनपुर है यह आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, इन दो शहरों के बीच में सडनली जो है वो हमारे उत्तर के विशाल मैदान की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक, यहां पर इसकी ऊंचाई जो है लगभग 300 मीटर पहुंच जाती है, और एग्जैक्टली यहीं पर हमें हरियाणा का मैदान, ठीक है, यहीं बच्चों हमें हरियाणा का मैदान प्लस दिल्ली दिखाई देता है। ओके, अब मेरा प्रश्न यह है कि हरियाणा के मैदान में अचानक से ग्रेट इंडियन प्लेन की हाइट जो है वो इतनी क्यों बढ़ गई? राइट, द क्वेश्चन इज दिस कि सडनली इस एरिया में हमारे उत्तर के विशाल मैदान की हाइट क्यों बढ़ी? तो यह याद रखो कि इस हाइट के बढ़ने से क्यों बढ़ी, मैं 2 मिनट बाद बताता हूं। बट इसकी हाइट बढ़ने से हुआ यह कि इस तरफ बहने वाली नदियां हैं गंगा और उसकी सहायक नदियां, और इधर है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अर्थात ये जो हाइट बढ़ी ये एक जल विभाजक की तरह कार्य करने लगी। अब आप बोलोगे जल विभाजक क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। जल विभाजक का मतलब इंग्लिश में से वाटर डिवाइड कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड या जल विभाजक का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका अर्थ होता है वह तंत्र या वह निकाय या वह आकृति जो दो अलग अलग रिवर सिस्टम्स को अलग करती है, मतलब दो अलग रिवर सिस्टम्स को डिवाइड कर रही होती है। अब ऊंचाई बढ़ गई तो इधर बहने वाली नदियां इस तरफ चली गई, ऊंचाई बढ़ गई तो इधर बहने वाली नदियां इस तरफ चली गई, तो इसे जो है वो जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, डन। अब ये जल विभाजक, हाँ भाई क्या हो गया सर, अरे भाई क्या हो गया, कितनी बातें कर रहे हो, मुझसे बात कर लो भाई, पढ़ लो। ओके, सो देखिए यहां पर जो है हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ने के कारण इस तरफ बहने वाली नदियां और इस तरफ बहने वाली नदियां अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। ठीक, अब प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ी क्यों। यहां से 20 सेकेंड, सॉरी 20 to 30 मिनट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, देखिए यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत बच्चों जब आगे जा रहा था तो टकराव शुरू हुआ, टकराव शुरू होने से अवसाद भर गया और अवसाद भरने से जो है वो उत्तर के विशाल मैदान का एक सेकेंड निर्माण हो गया। लेकिन जरा यहां ध्यान दो, यहां जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है अरावली। ठीक, जब अवसाद भर रहा था तो इस अवसाद के भरने की क्रिया के दौरान यहां पूरी जगह अवसाद भरा। ठीक, ये पूरे क्षेत्र में जो है ऐसे अवसाद भर गया और यहां पर जो है वो उत्तर का विशाल मैदान बन गया। लेकिन ये जो अरावली आपको दिख रहा है, आगे जाकर अरावली ऐसे जो है इसकी हाइट ऐसे कम होती जाती है और कम होते होते जब अवसाद जमा तो इस अरावली की चोटियों के ऊपर भी अवसाद जम गया। ठीक, अगर यहां पूरे में मैदान बन रहा है तो मैदान बनने की प्रोसेस में अरावली की कई चोटियां जो है इस अवसाद के नीचे दम गई। इस कारण से आप पाओगे कि आगे जाकर जहां हरियाणा और दिल्ली है बच्चों, उस स्थान पर जो है इस पार्ट की ऊंचाई ज्यादा है। अर्थात जिस स्थान पर आपको आज के समय हरियाणा का मैदान दिखता है, उस मैदान में अगर आप ड्रिल करोगे और बेहद गहराई में जाओगे तो डियर उस गहराई पर आपको अरावली की चोटियां दिखाई देंगी जो कि उस अवसाद के नीचे दब गई हैं और उनके दब जाने के कारण ऊपर वाला भाग ऐसे उठ चुका है। और इसका सबसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या दिखाई देगा, इसका सबसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा कि दिल्ली में जो है वो एक शब्द कहा जाता है रिज रोड। रिज रोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ियों के ऊपर बना है, पर वो पहाड़ियां दिख क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर अवसाद जम चुका है। अर्थात यहां पर जब अवसाद भरा तो ये चोटियां अंदर चली गई। पॉइंट क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, इस मैदान के साथ एक बड़ी सी घटना हुई है। देयर वॉज अ माइटी रिवर, एक बड़ी सी नदी हुआ करती थी जिसका नाम है बेसिकली सिंधु। ये है सिंधु। और यहां पर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम है सरस्वती, जिसका नाम था सरस्वती नदी। ठीक, और सरस्वती नदी की बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, सरस्वती नदी की एक सहायक नदी थी जिसका नाम था यमुना। जी हां, यमुना इनिशियली वॉज ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती। एक बड़ी सी नदी हुआ करती थी सरस्वती नाम से, उसकी सहायक नदी थी यमुना और यह ऐसे यहां से बहती थी। ठीक, और इस समय पर यहां पर आया अरावली। अब समझना कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भारत आगे जा रहा था तो बच्चे ये जो अरावली है ये भी लगातार आगे बढ़ रहा था और अरावली के लगातार आगे बढ़ने से डियर हो ये रहा था कि ये जो यमुना नदी है जो सरस्वती में जाकर मिलती थी, ये यमुना नदी समय के साथ डाइवर्ट होने लगी और डाइवर्ट होने के प्रोसेस में यमुना नदी जो है वो समय के साथ इस तरफ मुड़ गई और ये यमुना नदी हो गई गंगा की। सो यमुना पहले सहायक नदी थी सरस्वती की, सरस्वती और यमुना के बीच में आ गया अरावली, इसलिए यमुना डाइवर्ट होकर चली गई गंगा के साइड और यह अरावली है कि मानता नहीं, यह लगातार आगे बढ़ते जाता है और इसके आगे बढ़ने से लगातार आज भी यमुना जो है वो गंगा की तरफ शिफ्ट हो रही है।
बर्थ रीबर्थ की साइकिल में बच्चों जब आप अगली बार पढ़ोगे यूपीएससी के बारे में, तो मैं वहां आपको यह पढ़ा रहा हूंगा कि एक नदी हुआ करती थी बाय द नेम ऑफ यमुना। क्यों? क्योंकि लगातार यमुना जो है वो गंगा की तरफ शिफ्ट हो रही है, और इस शिफ्टिंग के कारण आप एक समय पर पाओगे कि यमुना पूरी तरह से गंगा के अंदर समाहित हो जाएगी। और दूसरी बात तो यह है कि आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लगे ना कि नहीं सर यमुना जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही है, तो मैं आपको एकदम करंट एग्जांपल देता हूं। आज के समय आपने बहुत नाम सुना होगा कनॉट प्लेस का, सीपी कहा जाता है, दिल्ली का एक प्लेस है सीपी, कनॉट प्लेस। एकदम रिच जो है वो पॉश इलाका है, एकदम महंगी महंगी जो है ब्रांड्स की शॉप है और ये सब है। वो जो सीपी है ना बच्चे, एक समय पर वो कनॉट प्लेस के ऊपर से यमुना निकलती थी, मतलब कनॉट प्लेस के ऊपर से यमुना बहती थी, जहां आज लोग जो है वो फोटोग्राफी कराने जाते हैं। और ये भी छोड़िए, आप देखिए अभी जो मुगल बादशाह थे, आपने देखा है मुगल बादशाहों के लिए दैट यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल बना है। तो लाल किला जो है ना, ताजमहल आप कभी घूमने जाएंगे ना तो देखिएगा वहां पत्थरों पर नक्काशी के द्वारा जो है वो ऐसी ग्रिल्स बनाई गई हैं, ठीक, ऐसे पत्थर को काट काट कर उसमें जो है ऐसे ग्रिल बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? ताकि बादशाह जो है वो ताजमहल के अंदर से खड़े होकर यमुना के दर्शन कर सकें। वहां लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि जस्ट सामने ताजमहल के यमुना नदी है। पर डियर ये सेम ग्रिल्स आपको लाल किले में दिखाई देती जो दिल्ली में है। बादशाह वहां से खड़े होकर क्या देख रहे थे? डियर रियलिटी ये है कि जिस प्रकार से ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, वो लाल किला भी यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। आज आप लाल किले पर खड़े हो जाइए, आपको यमुना दिखाई भी नहीं देगी। यमुना इतनी तेजी से जो है शिफ्ट हो रही है कि आप लाल किले पर खड़े होकर यमुना के दर्शन भी नहीं कर पाओगे। और ये मुगल बादशाह तो ऐसा नहीं है कि 10,000 साल पहले गए थे, ये अभी का समय है। और अगर आपको तब भी विश्वास ना हो तो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं कि अभी गए हुए 70 साल हुए हैं ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ पुल आज भी है। इसे आयरन ब्रिज ऑफ दिल्ली कहते हैं। आज आप आयरन ब्रिज को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं किस पागल ने बनाया है। क्यों? नीचे बिल्कुल सपाट जमीन है, और सपाट जमीन के दोनों तरफ जो है पिलर लगे हुए हैं, और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं कि वो ब्रिज कहां बना रहा है। डियर वो व्यक्ति देख रहा था, और जब वो ब्रिज बना रहा था तो यमुना वहां से गुजरती थी, और जब वहां से यमुना गुजरती थी तो ये ब्रिज उसके काम का था। अब तेजी से यमुना शिफ्ट हुई, और शिफ्ट होते हुए उस जगह से आगे बढ़ गई। तो कंटिन्यूअसली जो है वो यमुना ऐसे आगे बढ़ रही है, और इसीलिए हम पाते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम होता है। जी हां, यमुना कंटिन्यूअसली ऐसे शिफ्ट हो रही है, और शिफ्ट होने की प्रोसेस में जो है यमुना गंगा की ओर जा रही है। और अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरफ बढ़ने लगोगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दैट आपको नहीं, इसे कहते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ये करता है टीएनसीपी। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। खैर ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन और कॉलोनीज वगैरह के लिए होती है, पर नेशन बिल्डिंग की जब बात आती है तो इनसे ऐसी ही मिलती जुलती बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी सोचकर यह नहीं लगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल है संसद। यहां है सुप्रीम कोर्ट, यहीं पर है प्रेसिडेंट हाउस, यहीं पर है पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, संसद, सुप्रीम कोर्ट, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस शहर में है, आपको नहीं लगता कि उस शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम? आप सोचिए कि एक ऐसा शहर जिसके सीएम को अंततः यह कहना पड़ा कि डियर आप सभी अपने वाहन ना निकालिए। अगर सभी लोग मिलकर अपने वाहन निकालोगे तो हमारे पास इतनी सड़कें नहीं है कि आप उन वाहनों को चला सको। मैसिव जैम लगेगा, बड़े स्तर पर जाम लगेगा एरिया में, और आप वाहन नहीं चला पाओगे। भाई हम जो है वो वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े बजट निकालते हैं विश्व में। हमारा बजट वर्ल्ड में सिग्निफिकेंटली लार्ज बजट होता है। हम एक वर्ष इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते कि दिल्ली में जो है हम फ्लाईओवर्स बना दें, एक के ऊपर एक बहुमंजिला सड़कें बना दें। एक सड़क नीचे से जा रही है, भाई सड़क नहीं है तो उसके ऊपर सड़क बना दीजिए, उसके ऊपर सड़क बना दीजिए। हम सड़कों की मल्टीपल फ्लोर्स क्यों नहीं बना देते? तो उसका कारण यही यमुना है। याद रखिए कि हम प्रकृति के सामने बेहद छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? तो सिंपल सी बात है, यमुना जब यहां से गुजरी है तो आपने एक प्रोसेस फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी होगी विच इज कॉल्ड एज प्लॉट होल ड्रिलिंग। ये एक नदी की घाटी होती है, ये यू आकार की होती है। जरा ध्यान से सुनना,
ये एक नदी है, इस नदी की घाटी जो है वो यू आकार की होती है, ठीक। और इस नदी की घाटी को गहरा करने का काम करती है वो चट्टानें जो नदी अपने साथ जो है वो पहाड़ों से लेकर आती है। जब भी कोई नदी बहती है तो अपने साथ जो है वो कुछ चट्टानें वो लेकर आती है, और इन चट्टानों को कहा जाता है पॉट होल ड्रिलिंग रॉक्स। और ये रॉक्स कितनी बड़ी होती हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि एक चट्टान जो है वो 10 बाई 10 के कमरे से बड़ी हो सकती है। जब यमुना पहाड़ों से उद्गम लेती है तो पहाड़ों से उद्गम लेते समय ये अपनी तलहटी में हिमालय की वृहद बड़ी कठोर चट्टानों को बहाकर लेकर आती है, और ये चट्टानें जो है वो नदी की तलहटी में इस तरीके से रोटेट करती हैं। और जब ये रोटेट कर रही होती हैं तो ये रोटेट करती हुई चट्टानें नदी की घाटी को गहरा करती हैं, और गहरा करते हुए ये चट्टानें आगे बढ़ती हैं। और यही रीजन है कि नदी की जो यू आकार की घाटी है वो समय के साथ अपक्षय अपर्दन की क्रिया से जो है वैसी वी आकार में बदल जाती है। ये याद रखो कि हर एक बड़ी नदी जो पर्वत से आती है वो पर्वत से आते समय जो है अपने साथ वृहद आकार की चट्टानें लेकर आती है, और इन चट्टानों को अपनी तलहटी में मूव कराती है। और जब ये उस तलहटी में मूव कर रही होती हैं तो ये रोटेट करती हैं और नदी की घाटी को गहरा करती जाती हैं। बट यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो चट्टानें यमुना ला रही थी, यमुना खुद डाइवर्ट हो रही थी। समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि यह है दिल्ली का मैदान, या वो क्षेत्र जहां दिल्ली है, और इस पूरे ही क्षेत्र से इस तरीके से दिल्ली का मैदान है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस मैदान से गुजरी यमुना ने इस पूरे ही क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी जो है वो पॉट होल ड्रिल करने वाली चट्टानें ऐसी छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि यहां से गुजरी तो यहां पर उसने चट्टान छोड़ी, फिर यहां गई, यहां गई, यहां गई, और ऐसे मूव करते हुए आगे जाती गई। जैसे जैसे यमुना यहां से गुजरती गई वहां वैसे वैसे जो है वो बड़ी बड़ी मैसिव पॉट होल ड्रिलिंग चट्टानें छोड़ती गई। और जितनी चट्टानें इसने छोड़ी वो चट्टानें आज भी दिल्ली के भूगर्भ में स्थित हैं। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो, आप कहते हो कि भाई दिल्ली में जो है वो जाम लग रहा है, तो चलिए यहां पर फ्लाईओवर्स बना देते हैं, पासिंग ब्रिज बना देते हैं। तो जैसे ही आप ब्रिज बनाने जाओगे ना, आपको जमीन के अंदर ये चट्टान दिखेगी, और ये चट्टानें वो चट्टानें हैं जो नदी अपने साथ हिमालय से बहाकर दिल्ली तक ले आई। बच्चे, ये चट्टानें अगर कमजोर होती ना तो जब वो हिमालय से लुढ़काकर नीचे लाई थी वो उसी समय से तोड़कर ध्वस्त कर देती। ये पूरी तरह से टूट जाती, ये ग्रेवल्स में बदल जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती। अगर ये चट्टान छोटे टुकड़ों में नहीं बदली है, इसका मतलब है ये सबसे कठोरतम चट्टानें हैं। और अगर ये कठोरतम चट्टानें इस जगह पर हैं तो डियर, इन चट्टानों को तोड़ने के लिए हमारे पास दो ही उपाय हैं। या तो जमीन में छेद करो, और छेद करने के बाद लगाओ आरडीएक्स, और आरडीएक्स लगाकर उड़ा दो। लेकिन जब आप इसे आरडीएक्स लगाकर उड़ाओगे ना बच्चे, तो डियर यहां पर माइनर अर्थक्वेक आएगा। 17,000 पॉपुलेशन डेंसिटी है इस क्षेत्र की। थोड़ा सा भी विस्फोट आगे पीछे हुआ तो पूरा पार्लियामेंट अलोंग विद सुप्रीम कोर्ट ये गिर जाएगा। और ईश्वर ना करे ऐसा हो बाय डिफॉल्ट, फाइन। पर अगर हमने आरडीएक्स लगाकर यहां कुछ काम करने की कोशिश करी, इन बड़ी चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करा, तो ये खतरनाक हो जाएगा। तो फिर क्या बचता है उपाय? फिर बचता है वही उपाय जो हम पहाड़ों के साथ करते हैं, अर्थात वो मशीनें जो पहाड़ के अंदर सुरंग बनाने में यूज होती हैं, इन्हें कैटरपिलर मशीन कहा जाता है। कैटरपिलर देखा होगा आपने, वो जो है वो जैसे चलता है वैसे कैटरपिलर मशीन होती है। ये सुरंग बनाने की मशीन होती है जो पहाड़ के अंदर छेद करती है। इस मशीन को बुलाओ और इस जमीन पर रखो और फिर वो होल करे, तब जाकर जो है वो यहां पर आप ब्रिज बना पाओगे। और ब्रिज बनाने के लिए ये मशीन हम जर्मनी से मंगाते हैं। अब सोचिए कि दिल्ली के अंदर अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वो अधोसंरचना का निर्माण कितना कठिन है। इसे कहते हैं ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध। दिल्ली में मैसिव ट्रैफिक की प्रॉब्लम इज नॉट ओनली बिकॉज कि हमारे पास सड़कें नहीं है या उसे बनाने के लिए बजट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां से गुजरी है पूरी जगह से यमुना, और यमुना ने यहां पॉट होल ड्रिल करने वाली चट्टान, इस शब्द को अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, इसका हिंदी अनुवाद जो है वो यूपीएससी पता नहीं किस शब्द में कर दे, इसलिए एक वर्ड है मैं यहां लिख देता हूं, पॉट होल। पॉट होल, ये ड्रिल करने वाली जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें जो है वो यमुना ने इधर छोड़ रखी हैं। और यही कारण है कि यहां पर हम
बड़े ब्रिजेस जल्दी नहीं बना पाते। और ये सारी कहानी मैं आपको यहां पर बता क्यों रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है बच्चे कि ये जो चट्टानें आप यहां देख रहे हो, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है जर्मनी से मशीन मांगी है 2 साल पहले, नहीं 3 साल पहले, अभी कौन सा चल रहा है 2025 चल रहा है, 22 के आसपास मांगी थी। तो उन्होंने कहा था 3 साल रुक जाइए। अभी हमारी मशीन जो है वो कहां गई हुई है, यूएसए गई हुई है, वहां से आ जाएगी तो डिसेंबल करके फिर आपके देश भेजेंगे, 6 महीने में यहां आके असेंबल दोबारा होगी, फिर इस मशीन से जो है वो जमीन में छेद करा जाएगा। फाइन। सो मेक श्योर कि इससे दिल्ली का आपने देख लिया क्या, ट्रैफिक की प्रॉब्लम। ये जो है मानव बस्ती भूगोल और भारत में अधोसंरचना का विकास, ये ऑप्शनल का टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड है, बट ये जीएस में भी धीरे धीरे करके आ रहा है। आप देखिए यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। फाइन, मैं ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना 23, 21, 22, 23 के आसपास का क्वेश्चन है, जहां पर वो अधोसंरचना के निर्माण के संबंध में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछ रहा है। और आप देख लीजिए किसी भी स्थान से ज्योग्राफी में किस सेक्शन में ये आता है कि अधोसंरचना का निर्माण और भू आकृतिक प्रदेश, इनका संबंध समझाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ऑप्शनल की गहराई से कुछ चीजों को पढ़ना चाहिए। यूपीएससी वांट्स के एक साइंटिफिक सोच का व्यक्ति जो है वो आईएएस अधिकारी बने, इसलिए आईएएस के आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़िए। ओके, जो अभी जूम सेशन हुआ था उसमें भी कई बच्चे कह रहे थे कि सर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है या फिर ज्योग्राफी में अंक ज्यादा या कम आते हैं। यूपीएससी ऐसा कोई डेटा नहीं निकालती बच्चों जिसमें लिखा होगा किस ऑप्शन से ज्यादा लोग का सिलेक्शन होता है जिससे कम लोगों का। तो बहुत ज्यादा कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। और दूसरी ये बात है दैट अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो फिर इससे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। एक बच्चे ने वहां पर जो है ये भी कहा था कि मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में ऐसा होता वैसा होता है। इंटरेस्ट है, समझ में आता है, 5 महीने पढ़ पाओगे, रोचकता है, अच्छा आंसर लिखोगे। फाइन, चलो। सो एक प्रॉब्लम तो यह है दिल्ली के विकास को लेकर। और दूसरी चीज मैं आपको इधर बताता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता खत्म हो गई और हमें इसका कारण नहीं पता। मैंने एक मैराथन ली थी, उसमें इसकी चर्चा भी की है। मेक श्योर कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता खत्म हो गई। कई जगह बताया गया कि आर्यों के आक्रमण से खत्म हो गई। भाई सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पैरेलल कितनी सभ्यताएं थी? सिंधु के अलावा हमें सभ्यता दिखाई देती है बाय द नेम ऑफ सुमेरो सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, चाइना की होंगो नदी के पास की सिविलाइजेशन। ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो प्राचीन समय में बनी थी और ये खत्म हो गई। क्या सब जगह आर्य गए थे और आक्रमण करा था? नो। हमारे पास मेघालय की गुफाएं हैं, उन मेघालय की गुफाओं के अंदर स्टैगलाइट स्टैगमाइट होता है, बाद में चर्चा होगी बताऊंगा। उसके अंदर से हमें साक्ष्य मिले थे कि जिस समय पर सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी उस समय पर तेजी से जलवायु में परिवर्तन आया था, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आया था। और डियर, देखिए अब मैं 2 कहानियों को जोड़ने वाला हूं, ठीक। डियर समय के साथ सिंधु और उसकी सहायक नदियां जिसके किनारे हड़प्पा के सारे नगर बसे हुए थे, ये सारे नगर जिन नदियों के किनारे थे, वर्षा के पैटर्न में चेंज होने के कारण ये नगर जो है, ये नदियां जो है वो सूखने लगी थी, ये अपनी दिशा बदलने लगी थी। और यही कारण है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जो बस्तियां थी, जो शहर थे, वो नष्ट होने लगे थे। और ये सबसे बड़ा रीजन बना कि यहां रहने वाले जो लोग थे वो विवश हो गए कि भाई हमें यहां से जो है हटना पड़ेगा। वास्तविकता पता है क्या थी? वास्तविकता ये थी कि जिस समय पर ये नगर यहां थे, वर्षा के पैटर्न के कारण ये नगर खराब होने लगे, सूखा या बाढ़ से प्रभावित होने लगे। और अंततः यह हुआ कि यहां हड़प्पा के किनारे रहने वाले लोग, सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों ने यह तय करा कि डियर हम अपनी बस्ती शिफ्ट करेंगे। और ये सारे शिफ्ट करके सरस्वती नदी आ रहे थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई थी, वो स्थानांतरित हुई थी। और स्थानांतरित होके ये गई थी सरस्वती के किनारे। और बेचारे हड़प्पा वासी जो है अपने नगर स्टैब्लिश कर रहे थे सरस्वती नदी के किनारे। और हमें सरस्वती सिविलाइजेशन दिखाई देती है, ये अपने शहर बना रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम हुआ ये कि बीच में आया अरावली, और अरावली ने यमुना को कर दिया डाइवर्ट। और यमुना वो नदी थी जो मेन फ्लश डालती थी सरस्वती के अंदर। सो सरस्वती के लिए ज्यादातर पानी यमुना अपने साथ लेकर आती थी, बट समस्या यह हुई कि यमुना बेचारी अरावली के आने के कारण डाइवर्ट हो गई। यमुना डाइवर्ट हो गई तो सरस्वती सूखने लगी, और सरस्वती सूख गई तो वो लोग जो बड़ी मुश्किल से यहां से निकलकर इधर अपना घर बना रहे थे, डियर ये सारे लोग जो है वो इधर पे सेटल नहीं हो पाए। और सेटलमेंट नहीं हो पाया तो बेचारे एक तो अपना घर छोड़कर दूसरा शहर बना रहे थे, शहर बन रहा था, बस रहा था, उतने में ही नदी सूख गई। हड़प्पा सिविलाइजेशन का
रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए पूरी की पूरी हड़प्पा संस्कृति खत्म हो गई। तो आप यहां समझते हो कि कैसे सिर्फ हमारे प्रायद्वीपीय भारत के आगे की तरफ जाने से वर्तमान के समय में दिल्ली में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचना के निर्माण में बाधा दिखती है, और वहीं दूसरी तरफ हमें जो है वो माफ कीजिएगा, हमें जो है वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण दिखता है। और आज के समय इस सरस्वती नदी का कोर्स जो है वो केवल उपस्थित है, इसकी केवल घाटी उपस्थित है। इसकी घाटी में हरियाणा के क्षेत्र में एक छोटा सा मैदान हमें देखने को मिलता है। फाइन, ये जो आपको मैंने बताया, यहां पर आ जाइए जरा, यहां पर आ जाइए। ये जो मैदान आपको दिखाई देता है ये हरियाणा का मैदान है, और यहां इस सरस्वती की घाटी में एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर। अब मेरा शब्द सुनिएगा, GAGGAR। इस शब्द को ना मैंने अंग्रेजी में जानबूझ के लिखा है ताकि आप इसकी स्पेलिंग याद रखो, घग्गर। ठीक, कभी कभार ऐसा मन को संतुष्टि देने के लिए कई बार लिख दिया जाता है GAGGHAR, घग्गर। ठीक, ये नदी है जो यहां बहती है, और ये नदी जो है इनलैंड ड्रेन्ड रिवर है, मतलब ये अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। अब कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है? हर नदी अंतःस्थलीय है, कौन सी नदी सागर में बहती है? अरे भाई, अंतःस्थलीय का मतलब है बह तो जमीन में रही है हर नदी, लेकिन हर नदी सागर में जाकर खुलती है। ये किसी सागर में नहीं जाती, ये ऐसे बहते हुए जाती है, एक जगह इसका पानी इतना कम हो जाता है कि वो सूख जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतःस्थलीय है, क्योंकि ये सागर में नहीं जाती। तो याद रखें कि सरस्वती के कोर्स में आज के समय हमें कुछ दूरी तक घग्गर नदी बहती हुई दिखती है, और मैंने स्पेलिंग क्यों ध्यान से लिखी है, क्योंकि GAGGAR घग्गर है, और एक और होती है घाघर, GHAGHAR, घाघर नदी। ये गंगा की सहायक नदी है, ये अंतःस्थलीय नहीं है, ये अंतःस्थलीय है। जिस दिन रिवर वाला चैप्टर कराऊं ध्यान से उसे कवर कर लेना। 100 नदियां प्लॉट कराऊंगा मैं क्लास में, और 100 की 100 याद कराकर भेजूंगा। बस इतना तय रखना कि आप लोग उस क्लास को अटेंड कर लो। ठीक, यहां देखिए ध्यान से कि आपने क्या क्या जाना। आपने आज यह जाना कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, इसका विभाजन कैसे है, और साथ ही यह विभाजन कैसे जो है इस क्षेत्र की अधोसंरचना के विकास में और पुराने समय में हड़प्पा के खत्म होने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ जनरल चीजें जैसे एरेबल प्लेन है, जैसे जो है इसकी चौड़ाई कम कहां है, ज्यादा कहां है, यह भी समझा, और एक एंशिएंट रिवर के बारे में भी जाना विच इज कॉल्ड एज इंडो शिवालिक नदी, और ये वाला पोर्शन। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है या नहीं? से यस और नो, जल्दी से एक्सप्लेन करिए कि यहां तक आपको सब समझ में आ चुका है। जल्दी जल्दी बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो? डन? पक्का समझ में आ गया? देखो, आज हुआ ये कि सर फिर तो घग्गर नदी सूख रही है ना। बच्चे, वो सूख गई है, रही क्या है? सूख गई है, सूख चुकी है। ठीक, बस थोड़ी सी धारा आगे जाती है बेचारी। ठीक, तो देखिए ये हमारा जो है वो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर आप इससे आगे देखना चाहते हो तो देखो इसके आगे फिर ना शुद्ध ऑप्शनल है, इसमें और भी गहराई है। जैसे हम यहां पर आगे चर्चा करते हैं कि भाई यहां पर उत्तर के विशाल मैदान में आपको बड़ी बड़ी कुछ चट्टानें निकलती हैं कहीं कहीं। ठीक, ये चट्टानें वही चट्टानें हैं जो एक समय पर इंडो शिवालिक भी छोड़ के गई है। ठीक, और ये कहीं कहीं पर पर्वत जैसी स्थित है। ठीक, और आपको कई प्रकार की कई जगह देखिएगा कि कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसे आपने सुना होगा कि इस क्षेत्र का ये स्थान देवता है या ये ऐसा ऐसा रिलीजियस फिगर है। ये सारे फिगर्स आपको दिखते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी आगे फिर हम जो है वो खैर ऑब्वियसली रिलीजन के बारे में नहीं, बट जो भूगोल से उसका एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं कि ये जो चट्टानें हैं ये आपको इतनी सख्त चट्टान इतने नर्म मैदान में कैसे आई। फाइन, कई पर्वत कई पहाड़ियां हमें जो है उत्तर के मैदान में बिल्कुल सीधे खड़ी दिखाई देती हैं। ठीक, ये कहां से आई इसके बारे में भी चर्चा होगी। ठीक, बट वो फिर शुद्ध ऑप्शनल है। अगर कोई बच्चे का ऑप्शनल है तो ये याद रखो कि आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप अभी इस बैच में एनरोल कर सकते हो। कुछ ही दिनों में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अगर आप इस लेक्चर को ऐसे यूट्यूब पर इतना डिटेल में
मैं मानकर चलता हूं कि मैं कुछ बहुत अच्छा जो है वो ऐसा पीपीटी वगैरह से यूज नहीं कर रहा हूं, तो आप अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको, आप अब तक सुन रहे हो इसे, इसका मतलब है कि आप जो है वो भूगोल में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, अगर आप भूगोल में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरी आपसे फेयर एडवाइस है कि आप जो है वो इस बैच में आ सकते हैं। इस बैच में मैं ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, और ये याद रखना, ऑप्शनल की क्लास मतलब जीएस फुल कवर, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास मतलब कि पूरे 35 क्वेश्चन किल। ये क्लास मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स, आंतरिक सुरक्षा, ये सारा सेक्शन 200% कवर होता है। 200% मतलब कि आपको प्रश्न रियलिटी में बनेंगे और उसका कंसेप्चुअल नॉलेज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई कथन कहोगे कि भाई भारत में, मान लीजिए कि भारत में जो है वो इस इलाके में इस प्रकार की समस्या है, तो उसका ना आपके पास ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगा। सोसाइटी में हो रही गतिविधियों को तक आप ज्योग्राफिकली समझा पाते हो। इंडिया में मैसिव लेवल पर आपको जो है वो इंटर रीजनल डिस्प्यूट दिखते हैं, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ विवाद दिखता है। यह कहलाता है प्रवासन, माइग्रेशन, ये इसी से संबंधित है। फाइन। उत्तर के विशाल मैदान में अगर आप इसका मानव भूगोल पढ़ते हो, मतलब जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं, मैं हल्का सा उसे अगर टच करूं तो इसका अगर आप मानव भूगोल देखोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी देखोगे, तो यहां की ह्यूमन ज्योग्राफी बताती है कि डियर ये एरिया बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और जब कोई क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है आप उसमें बीज डालो, वो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक करता है तो व्यक्ति का प्रोडक्शन बढ़ता है। हायर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा वेल्थ, ज्यादा वेल्थ लेकिन कृषि। अब वो कृषिगत कार्य कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो संततियां चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा संततियां होंगी, और उन संततियों के बीच में फिर धीरे धीरे करके जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर, संसाधनों को लेकर विवाद होगा। फाइन। उत्तर के विशाल मैदान की एक सबसे बड़ी आपको थिंग बताऊं जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको दिखाई देती है, क्या कि यहां पर जमीन इतनी उपजाऊ है कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग इसी जमीन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके पिताश्री, चाचाश्री, इनके बीच में जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है। इसका मतलब है, आप सभी नोटिस करना कि विवाद तो है। राइट। अगर आप उत्तर के विशाल मैदान में हो और मुझे हिंदी में सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स, दे टोटली बिलोंग्स टू, मतलब 100% है कि चलो ग्रैंड पेरेंट्स तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये जरूर जो है वो कभी ना कभी गांव से बिलोंग करते होंगे। और अगर वो गांव से बिलोंग करते थे तो यह भी तय बात है कि उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। कारण ये जमीन उपजाऊ है, और मानव भूगोल कहता है कि जहां की जमीन बहुत उपजाऊ होती है वहां पर जो है वो आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस, उसमें जो है कहीं ना कहीं गैप दिखेगा। क्यों गैप दिखेगा? क्योंकि एक तो पहली चीज, मैं कृषि कर रहा हूं, उत्पादन बढ़ रहा है तो मुझे वर्किंग मैन पावर चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा संततियां रखूंगा, ज्यादा संततियां होंगी तो मुझे मैन पावर मिलेगा, लेकिन मेरे बाद ये प्रॉपर्टी जो है इन्हें ही हस्तांतरित होगी। तो जब ये इन्हें हस्तांतरित होगी तो ये जो है उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशन धीरे धीरे कर जो है वो वीकेन होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि एक जो है पर्सन थे रेडजिल नाम से, उन्होंने कहा था कि भारतीय एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। फाइन। या एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जमीन बहुत उपजाऊ है। फाइन। और यहीं से फिर ना आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक तो ये डायमेंशन निकल जाता है। रेडजिल जिनका चर्चा मैंने करी, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वो इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप या एशिया में रहने वाले लोग कायर हैं। ठीक, मतलब उनका परिप्रेक्ष्य एशिया में रहने वाले लोगों का, कि एशिया में रहने वाले लोग कायर हैं, और ये जो है वो जन्मे ही इसलिए हैं ताकि इन पर शासन करा जा सके। और ये जो वो कह रहे थे ना, ये एक्चुअली में एक थ्योरी को समझाते हुए कह रहे थे, जहां उनका ये कथन था कि राष्ट्र का उद्विकास होना चाहिए, नेशन को एक्सपांड करना चाहिए, अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने भी तो अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ा है। हिमयुग आया था, सारे जो मानव थे वो भागे थे अफ्रीका की तरफ। जब वो सारे मानव भाग रहे थे तो उस समय हमारे पूर्वज तेजी से भागे थे और वो अफ्रीका पहुंचे थे, इसलिए वो जिंदा है। और हमने अपने बाकी के साथियों को पीछे छोड़ दिया। क्या इसमें कोई गलती थी? नहीं थी। तो जब मानव का उद्विकास हो सकता है तो राज्य का उद्विकास होना कोई बुरी बात नहीं है। और राज्य का उद्विकास यही कहता है कि डियर, राष्ट्र बनता है लोगों से, और लोगों की संख्या बढ़ती है। जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो आपको अपनी सीमाएं भी बढ़ानी चाहिए।
और सीमाएं बढ़ाओगे तो दूसरे के देश पर कब्जा करोगे, और जब दूसरे के देश पर कब्जा करोगे तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और दिक्कत पता है क्या थी? दैट पर्सन वॉज एडवाइजर ऑफ हिटलर। वो पर्सन जो है हिटलर का एडवाइजर था। तो हिटलर जो नरसंहार कर रहा था उसका एक्सप्लेनेशन पीछे से मिल रहा था उसको कि कुछ गलत नहीं है, राष्ट्र को अपनी सीमा बढ़ानी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब वो सीमा बढ़ा रहा था और नरसंहार कर रहा था तो जमीन पे खड़े हुए लोगों को इसके लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट हो सके तो नस्लीय बात कह रहा था। वो ये कह रहा था कि मानव की कुछ नस्लें अच्छी हैं, कुछ नस्लें खराब हैं। और फिर इसी में आपको हिटलर का स्टेटमेंट दिख जाएगा कि भारत में जो आर्य आए थे उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो अनार्य लोगों के साथ जो है वो अपने वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी रेस खराब कर ली। ये हिटलर का स्टेटमेंट था। फाइन। तो देखिए कैसे जो है उत्पादन एंड ऑफ द डे ह्यूमन रेस और फिर पॉलिटिक्स को जन्म देता है। ठीक। तो ऐसे जो है आप एक सब्जेक्ट को गढ़ते हो, और जैसे आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करते हुए जाते हो, फिर देखिए आपका आंसर जो है वो कितना डायनेमिक होता है। फाइन। सो इस एरिया के बारे में एक जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, इसका ह्यूमन ज्योग्राफी। खैर इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे एंगल्स हैं। जैसे एक जो है वो ये हुआ, यहां पर सोसाइटी में डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, सोसाइटी में विभाजन बहुत ज्यादा है, पर्सनल लेवल पर विभाजन बहुत ज्यादा है। ठीक। और ये भी है दैट इसके बाहर ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब ऑब्वियसली ये जो है वो कहने का बिल्कुल आशय नहीं है कि उत्तर के विशाल मैदान में रहने वाला हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष रखता है। ऑब्वियसली मैं भी यहीं से क्लास ले रहा हूं, मैं तो किसी से द्वेष नहीं रखता, और आप भी मुझे देख रहे हो तो कोई द्वेष नहीं रखता। लेकिन एक इन जनरल सेंस हम देखते हैं कि साइंटिफिकली हमें प्रोडक्शन के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। मतलब मेरी बात को प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा कि हर एक के परिवार में जो है प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, ऐसा नहीं है। बट यस, इन जनरल हमें हायर प्रोडक्शन से डिस्पैरिटीज दिखती हैं, मतलब उच्च उत्पादन से प्रतिस्पर्धा ज्यादा दिखती है। तो सोसाइटी में हायर प्रोडक्शन लीड्स टू मोर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक। तो ये जो मैंने बताया दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है। फाइन। आप आओगे क्लासेस में, ये आपको मिलेगा। ठीक है। क्लासेस ओपन है, बैच ओपन है, और मैं आपका वेट कर रहा हूं। और अगर पूरा फुल फ्लैश तैयार करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, संपूर्ण बैच है इसमें, तो फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो दिस वन इज वेटिंग फॉर यू। सर पीसीएस के लिए आपकी क्लास होती है क्या, आप बता दीजिए। बच्चे मैं तो नहीं, बट पीसीएस के लिए बैचेस हैं, बट उसमें मैं तो नहीं रहता, बट यस बैचेस आर अवेलेबल। ठीक है। ओके। ये संपूर्ण बैच है। और सुनो कितने बदमाश हो भाई आप लोग। भाई देखो, आप जब भी बैच एनरोल करें ये लिखा हुआ है मेरा कोड। मैं क्लास के बीच में बार बार नहीं बता सकता कि भाई ये कोड है, इसे अप्लाई करना है तभी बैच एनरोल करें। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। अगर आप आ रहे हैं बैचेस में, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो जस्ट गो एंड अप्लाई दैट कोड AK लाइव। AK लाइव कोड अप्लाई करोगे आपको मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मिनिमम कॉस्ट पर ज्वाइन करो तो इसे अप्लाई करिए। दिस इज कॉल्ड फैकल्टी कोड, मेरा ही कोड है बच्चे। इसे अप्लाई करेंगे तो एक तो आपका सीधा सीधा फायदा, मैं 100% श्योरिटी से कहता हूं कि आपको फैकल्टी कोड अप्लाई करने के बाद जो कॉस्ट दिखेगी वो सबसे मिनिमम कॉस्ट है, उससे कम कॉस्ट नहीं मिलेगा। और जब भी ज्वाइन करो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दीजिए। जो भी कुछ और एक्स्ट्रा असिस्टेंस हो पाएगा मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर, आप आइए मैसेज करिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन, और उसके बाद मैं पर्सनल मैसेज करता हूं आपको। वहां पर ग्रुप में ही बताता हूं कि मैसेज करा है, और फिर पर्सनली आपको मैसेज कर देता हूं कि भाई आइए मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है। तो उसका रिप्लाई भी कर दिया करें। ग्रुप में मेंशन करने के बाद ग्रुप में पूछ रहे थे सर आपने बताया नहीं, तो बच्चे मैंने बताया है, आप जाकर चेक करिए, पर्सनली मैं खुद आपको मैसेज कर देता हूं। ठीक है, डन। चलिए, सो सर क्लास 10 मिनट की और रह गई है तो मेरी नहीं बच्चे कोई दिक्कत नहीं। सर पीसीएस के लिए आप कभी कि नहीं प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। हाँ बच्चे, पीसीएस में मेरी क्लास तो नहीं रहती है, बट यस क्लासेस हैं पीसीएस की। मेरी क्लास नहीं होती बट क्लासेस हैं। चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग डेफिनेटली इन बैचेस में एनरोल करेंगे। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। टेक योर थिंग्स वेरी क्लियर, अपने दिमाग में सब चीजें क्लियर रखो।